स्टूडेंट्स, तो देखिए कि लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने जो है एचईएफ के बारे में उसकी डेफिनेशंस और कुछ वर्ड्स को समझा और लास्ट हमने छोड़ा था एक पॉइंट पर कि एचईएफ के एसेट्स के अंदर क्या क्या एसेट्स अपन शामिल करते हैं। तो अभी उसी पॉइंट के अंदर जो सेकंड पॉइंट है कि एचईएफ में कंसिस्ट, यानी कि एचईएफ के परिवार में अपन किस किस को शामिल करते हैं। जैसे एचईएफ के एसेट्स के बारे में हमने बात करी कि भाई एचईएफ के एसेट्स के अंदर जो उनके पुराने जो पूर्वज हैं उन्होंने जो एसेट दी है वो शामिल होती है। उस एसेट्स के थ्रू जो और नई एसेट जनरेट होती है वो शामिल हम करते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति अपनी एसेट्स को फैमिली को ट्रांसफ़र कर देता है खुद कमा कर, और फैमिली उसको अगर उसको परिवार की संपत्ति में शामिल करती है तो वो भी एचईएफ परिवार की एसेट्स के अंदर शामिल होता है। तो वैसे ही एचईएफ की फैमिली के अंदर कौन कौन सा मेंबर जो है वो शामिल होगा वो हम इसके अंदर आगे पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर है कि जो ऑल पर्सन लाइनरली डिसेंडेड फ्रॉम कॉमन एंचेस्टर एंड इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर, यानी हिंदी में इसका अर्थ हुआ कि एक ही पूर्वज के वंशज जिसमें उनकी पत्नियां और अविवाहित पुत्रियां भी शामिल होगी वो उसमें शामिल होगा। दैट मीन्स कि बेसिकली एक बात ये है कि इसके अंदर एक जो फैमिली है, जैसे अपन आप लोगों को एक वर्ड पता होगा फैमिली ट्री कहते हैं जिसको, कि जैसे हमारे ग्रैंड जो है पेरेंट्स थे, उसके बाद जो है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बनते हैं, उसके बाद हमारे फादर मदर जो है, इस तरीके से आगे आगे हम चार्ट बनाते रहते हैं। तो दैट मीन्स कि उस फैमिली में जो हमारे परदादा से स्टार्ट हुआ, फिर हमारे दादाजी, फिर हमारे पिताजी, इस तरह से उसकी खूब सारी ब्रांचेस बनती गई। तो ये एक ही व्यक्ति के जो पूर्वज है हमारे सब के, उनके जितने भी वंशज हैं, मतलब उनके जितने भी आगे बच्चे बढ़ते रहेंगे तो वो सारे उस एचईएफ परिवार के अंदर जो है वो शामिल होंगे। जिसके अंदर अपन क्या क्या शामिल करते हैं, उसके अंदर उस परिवार के पुरुष सदस्य है, ठीक है। उसके अंदर अगर किसी पुरुष सदस्य की अगर मृत्यु हो गई तो उसकी जो विधवा है वो भी उसमें शामिल होगी, हस्बैंड वाइफ है वो शामिल होंगे। अगर कोई व्यक्ति जो है अभी सिर्फ अनमैरिड है, भाई है, तो वो भी उसमें शामिल होगा। तो दैट मीन्स कि फैमिली के अंदर जो भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग उसके अंदर शामिल होते हैं। हाँ, इसमें एक बात ज़रूर है कि अगर कोई अनमैरिड है सहभागी, जिसको अपन को पैसेंजर जो है वो कहते हैं, कि मतलब कि कोई व्यक्ति है जिसको फैमिली के अंदर जो है इस तरह का राइट है कि वो एसेट्स के अंदर अपनी हिस्सेदारी तो मांग सकता है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई तो वो खुद एक एचईएफ नहीं बना सकता है। तो अविवाहित सहभागी यानी कि अनमैरिड को पैसेंजर जो है वो एचईएफ नहीं बना सकता जब तक कि उसका विवाह ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको हिंदी में लिख दिया। और ये सारा वैसे मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि पूरा बुक में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे थोड़ा समराइज करके बता रहा हूँ जिससे मैं इसको थोड़ा बता पाऊँ कि हाँ भाई ये पॉइंट जो है वो चल रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हुई है तो वो एचईएफ परिवार का सदस्य तो हो सकता है, भाई के रूप में, ब्रदर के रूप में, पुत्र के रूप में, लेकिन वो खुद जो है वो एचईएफ का निर्माण नहीं कर सकता है, वो एचईएफ नहीं बना सकता जब तक कि उसकी खुद की शादी ना हो जाए। अगर उसकी शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, तो वो खुद अलग होकर एक अपना एचईएफ बना सकता है जिसके अंदर वो, उसकी पत्नी और उसके बच्चे जो है वो उसके सदस्य माने जाते हैं। तो दैट मीन्स कि अविवाहित व्यक्ति, अनमैरिड जो है पर्सन जो होता है, या को पैसेंजर जिसको कहते हैं सहभागी को पैसेंजर वर्ड का क्या मीनिंग बताया था कि जो एसेट्स में हिस्सेदारी मांगते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं इसमें, को पैसेंजर। तो वो व्यक्ति जो है अपना एचईएफ तभी बना पाएगा जबकि उसकी शादी हो जाए। उसके बाद इसके अंदर अगला जो ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपकी बुक के अंदर अगला वर्ड है वो है कि कर्ता ऑफ द फैमिली, यानी कि परिवार का कर्ता कौन होगा। जैसे आप लोगों ने अगर सुना हो घर में कई बार ये शब्द बोलते हैं कि भाई ये परिवार का कर्ता धर्ता है। जैसे बड़ी फैमिली होती है तो कहते हैं कि हमारे ताऊ जी है, दादाजी है, अंकल जी है, कि भाई ये कर्ता धर्ता है। वो जरूरी नहीं कि फैमिली में हो, कई बार बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि भाई ये व्यक्ति इसका कर्ता धर्ता है, मतलब कि सारा काम इसके जिम्मे में है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस व्यक्ति की है। तो वैसे ही फैमिली के अंदर कौन व्यक्ति जो होगा, जो फैमिली का ध्यान रखेगा, सारे डिसीजंस लेगा, तो उस व्यक्ति को अपन जो है परिवार का कर्ता कहते हैं। मतलब एक तरह से अपन कर्ता को जो है एज अ लीडर समझ सकते हैं कि जो पूरी फैमिली का नेतृत्व करेगा, जो लीडरशिप करेगा, सारे डिसीजंस लेगा, जिसके कहने से सारा काम होगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कर्ता ऑफ फैमिली। तो कर्ता जो है वो कौन होता है, तो बुक के अंदर जो दिए हुए हैं वर्ड्स उनको मैंने समराइज करके लिखा है। सबसे पहले सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, यानी कि परिवार के अंदर जो सबसे एज में सबसे ज़्यादा जो है आयु में
या जिसको कहे सबसे बूढ़ा व्यक्ति जो होगा वो हमारा जो है वो परिवार का क्या माना जाएगा, कर्ता। वो हमारे दादाजी भी हो सकते हैं। अगर दादाजी की मृत्यु हो गई तो जितने भाई हैं, हमारे अंकल है या हमारे फादर है या हमारे ताऊजी है, जो भी बड़े हैं, तो वो जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वही परिवार का कर्ता माना जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। राजा महाराजाओं के ज़मानों से ये सिस्टम है कि सबसे बड़ा बेटा है वही राजा बनता है, और कई बार इस वजह से कि बड़ा है उससे छोटा जो है वो ज़्यादा लाइबल है, वो ज़्यादा जो है अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, प्लस उसमें एबिलिटी भी है, लेकिन फिर भी रूल के हिसाब से बड़े को बनाते थे, और नहीं तो फिर छोटे को बनाने के लिए काफ़ी जो है उसके अंदर परेशानी आती थी, भले वो एलिजिबल हो तो भी। और इस कारण से राजा महाराजाओं में तो अपने भाइयों को मार भी देते थे कि भाई अगर वो है तो मुझे नहीं बनाएंगे, तो उसकी जगह मुझे अगर बनना है तो उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि मेल मेंबर जो है, सीनियर मेंबर है, वो नहीं चाहता है किसी भी रीज़न से कि भाई वो परिवार का जो है वो कर्ता धर्ता बने, सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है इसका रीज़न कि भाई वो फिजिकली जो है वो इतना मतलब जो है वो नहीं है एक्टिव, या कोई बीमारी से ग्रसित है, या और भी कोई कारण जिसकी वजह से वो मना कर दे या वो कर ही नहीं पाए कि परिवार की सारी जो है वो देखभाल की जो है वो व्यवस्था कर पाए। तो उसमें क्या होता है कि उसके बाद जो अगला व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए हमारे ताऊ जी, उसके बाद हमारा फादर जो है वो आते हैं, और उसके बाद हमारे 2-3 अंकल हैं। तो हमारे ताऊ जी अगर मना कर देते हैं कि भाई मैं फैमिली का जो है वो सारा करता धरता नहीं हूँ, तो फिर वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमारे फादर पे डाल देंगे कि भाई अब आप जो है वो परिवार को जो संभालिए और इसकी आगे की देखभाल और व्यवस्था करिए। तो अगर वो नहीं कर पाते हैं सीनियर मोस्ट, तो जूनियर जो है मेल मेंबर वो इसकी देखभाल करता है। दुर्भाग्यवश कई फैमिली ऐसी भी होती है कि जैसे मान लीजिए 1 या 2 भाई थे और उन दोनों की डेथ हो गई या एक की डेथ हो गई, एक जो है वो नहीं कर सकता ये, तो उस कंडीशन में मेल मेंबर की एब्सेंस के अंदर फीमेल मेंबर को परिवार का कर्ता बनाया जाएगा। और फीमेल मेंबर में वंस अगेन वही सिस्टम होगा कि जो फीमेल जो है वो सबसे सीनियर मोस्ट फीमेल मेंबर जो होगी वो परिवार की कर्ता बनेगी। और हिंदी में मैंने लिख दिया ज्येष्ठतम पुरुष, सबसे जो ज़्यादा आयु वाला है, अगर वो नहीं है तो कनिष्ठ पुरुष, और अगर वो नहीं है तो ज्येष्ठतम महिला, यानी कि जो महिला सदस्य है सबसे बड़ी, वो परिवार की कर्ता के रूप में काम करेगी। इसके बाद ये कर्ता के बारे में जो है वो इतना, अगर जैसे मैंने बताया है इतना अपन लिखेंगे तो ये आएगा, तो वैसे छोटे नंबर्स में ही आएगा, 2 नंबर में आ सकता है कि परिवार का कर्ता कौन बन सकता है। तो उसके अंदर बस आपको ये 3 जो है चीज़ें बतानी है कि सीनियर मोस्ट, अगर नहीं है तो जूनियर मेल मेंबर, और वो भी नहीं है तो फिर आपके जो है सीनियर जो है मोस्ट फीमेल जो मेंबर है वो आपकी इसके अंदर परिवार की कर्ता मानी जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट है इसके अंदर सिख एंड अनडिवाइडेड हिंदू फैमिलीज। जैसे कि आपको पता है कि सिख धर्म और जैन धर्म के जो लोग होते हैं, तो हम अगर बात करें तो हमको नियरली यही पता है कि सिख धर्म और जैन धर्म कोई अलग धर्म नहीं है। जैसे अगर आप लोगों को पता होगा मेरे हिसाब से कि सिख धर्म कैसे बना था, अगर नहीं है तो एज ए नॉलेज में बताता हूँ कि सिख धर्म जो है वो कोई अलग से धर्म नहीं था। सिख धर्म इस तरह से बना था कि जैसे भारत में बहुत ज़्यादा विदेशी आक्रमण होते थे, और कभी किसी ने आक्रमण किया, कभी किसी ने आक्रमण किया, तो हमेशा वो प्रताड़ित जो है वो हमारी जो है संस्कृति होती रही है बाहर की सभ्यताओं से। तो इसीलिए क्या हुआ कि कुछ लोगों ने ये जिम्मा उठाया कि भाई हम जो है वो हिंदुओं की रक्षा करेंगे, और उससे वो सिख धर्म जो है वो उत्पन्न हुआ। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सिख धर्म में हर व्यक्ति जो है वो ये तलवार चलाना और इस तरह से हथियार रखना और हथियार चलाना और इस तरह की शिक्षा जो है वो आज भी उनकी परंपराओं में शामिल है। तो बेसिकली वो हिंदू धर्म के लोग ही हैं, बस उन्होंने जो है एक अपना कल्चर बनाया है हिंदुओं की रक्षा करने के लिए। तो इसीलिए सिख धर्म जो है वो बेसिकली है हिंदू धर्म ही, और उनके ऊपर HUF के रूल ही लागू होते हैं। और वैसे के वैसे है जैन धर्म, तो जैन धर्म भी हमको पता है कि जैन धर्म भी वैसे तो यूँ अलग संप्रदाय है पूरा जैन, लेकिन फिर भी वो सारे होली दिवाली जो भी हमारे जो मतलब होते हैं सारे के सारे त्यौहार उनको मनाते हैं और उन्हीं चीज़ों को कल्चर को फॉलो करते हैं। हाँ ये ठीक है कि उनके अलग अपने जो गॉड के हिसाब से अलग नोम्स है कि भाई ये भगवान है, ये नहीं है, पूजा करना नहीं करना, वो सब उनके अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट्स है। लेकिन बेसिकली अपन जो है इसके अंदर ये मानेंगे कि विल बी HUF, मतलब कि जैन और जो आपके सिख धर्म के लोग होंगे वो HUF ही माने जाएंगे टिल दे डोंट डिमांड फॉर अदर, यानी कि जब तक कि वो खुद नहीं कहे। कई बार ऐसा होता है कि भाई वो
खुद क्लेम करें फैमिली एचयूएफ में जो है, जैसे मान लीजिए जैन और सिख धर्म है, वो खुद कहे लोग कि भाई हम लोग जो है वो इस तरह के एचयूएफ के जो रूल्स है, जो हिंदू लॉ के, उसको फॉलो नहीं करते हैं, हमारा खुद का अलग कल्चर है, हमारे खुद के रूल्स है और हम एचयूएफ परिवार में इस तरह के जो है रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते, हमको इससे अलग रखा जाए, तो उसी परिस्थिति में इनको एचयूएफ नहीं माना जाएगा। अदरवाइज जब तक वो कुछ ना कहे इनको आप एचयूएफ माना जाएगा, जब तक कि अलग रीति रिवाज होने की वो मांग ना करे, वो डिमांड ना करे कि नहीं भाई हम तो जो है वो एचयूएफ परिवार में शामिल नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि हमारे रीति रिवाज इससे भिन्न है, तो हमको अपने हिसाब से अलग जो है अपने नियम चलाने दिए जाए। तो दैट मीन्स कि इन शॉर्ट जैन और सिख धर्म जो है एचयूएफ परिवार ही माने जाते हैं जब तक कि वो अलग रीति रिवाज से अपनी कुछ अलग से ना बताए कि भाई हाँ हम जो है वो इसमें नहीं बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारा जो कल्चर है, हमारे जो रीति रिवाज है वो अलग है, तो हम एचयूएफ में शामिल नहीं होना चाहते। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होता है तो वो होता है कि भाई एचयूएफ परिवार जो है वो बेसिकली होते कौन कौन से हैं। तो मैंने कल आपको बताया भी था, जो मिताक्षरा और दाया भाग 2 होते हैं, तो मैं एक बार उसको बोर्ड पे जो है वो नोट कर देता हूँ, फिर इसको आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ।